नमस्कार, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ हमारे संविधान सीरीज की अगली वीडियो। किसी भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाती है। स्थानीय स्वशासन एक स्वतंत्र संगठन तथा शक्तिशाली देश के लिए नितांत आवश्यक है। वहीं यह लोकतंत्र की आत्मा भी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। स्थानीय स्वशासन केंद्रीय शासन के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय कार्य है जिसमें नगरीय ग्राम जैसे क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन के विभिन्न संस्थाओं की स्थापना संविधान द्वारा न होकर राज्य सरकारों के अधिनियम द्वारा होती है। वहीं इसकी सुविधा की दृष्टि से इन संसाधनों के जिसमें कुछ अधिकारों को हस्तांतरित करती है, जैसे अधिकार तथा कार्य निश्चित एवं सीमित होते हैं और इसके लिए संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या में सामुदायिक भावना बनी रहती है। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इस पर भी गौर फरमा लिया जाए। तो इसकी आवश्यकता हमें केवल इसलिए है ताकि जनता का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो सके। वर्तमान में अप्रत्यक्ष अधिकारी लोकतंत्र पाया जाता है, जिन्हें जनता प्रत्यक्ष भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है, यानी इनडायरेक्ट वे में। अब स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई जा रही है जिसमें हम जिला परिषद की संगठनात्मक संरचना की बात करेंगे। इसमें से 3 भागों में बांटा गया है, परिषद, समितियों और प्रशासन। परिषद के अंदर जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। वहीं समितियों में ऐसे प्रशासन एवं स्थापना समिति के साथ साथ वित्त एवं कराधान समितियों में बांटा गया है। इस टेबल को आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम इसके अगले भाग यानी नगरीय प्रशासन की बात करें तो भारत में इसका आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल में ही दिखाई पड़ता है। साल 1793 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के नगर निगमों की स्थापना विविध रूप से की गई थी और इन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। नगरीय प्रशासन के संदर्भ में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से नगरीय प्रशासन को विशेष संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था। और हम आपको बता दें कि साल 1924 में संसद द्वारा कैंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, यानी केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में, जिसमें हम पाएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी केंद्र राज्य संबंधों और अधिकारों को लेकर एक निरंतर बहस चलती रही है। यह बहस एक पक्षीय रही है या उसमें संबंधित जो भी निर्णय लिए गए उसने एक नई बहस या विवाद को जन्म दिया। यह इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों के विवाद में कई बार देश की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया है। परंतु दुर्भाग्य यही है कि आशा केंद्र तथा राज्य सरकार इस दिशा में कोई समाधान ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हुई है। भारतीय संविधान पर गौर फरमाएं तो वह इसके भाग 11, 12, 13 और 14 के विभिन्न अनुच्छेदों में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। वहीं भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायक विषयों को 3 सूचियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने और उनका प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु शीतलवाड़ समिति, राजा मन्ना समिति, सरकारी आयोग और मदन मोहन पूंजी आयोग का गठन भी किया जा चुका है। अब हमने भारतीय संविधान के मोस्टली सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने अगले अध्याय यानी भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान के ऊपर। भारतीय संविधान में राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अनोखी विशेषता का समावेश हो गया है, जिसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाती है। इसके लिए मैन टू
मेन पॉइंट्स को देखिए तो इसमें पता चलेगा कि अनुच्छेद 352 यानी नेशनल्स की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में इसमें कहा गया है। जैसे राष्ट्रपति आवास की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता हो। साथ ही प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर को आक्रमण के आधार पर की गई थी। वहीं द्वितीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर को बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई थी। आपात घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित भी परिवर्तन करवा सकता है। साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति शर्त है। अगर आप सभी अनुच्छेदों को आसानी से याद करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उन पर भी आपके लिए एक बहुत ही सरल वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं, बहुत इजीली पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।